Yeah, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara again with a new video. Today I have brought a new applications that is school fee concession. We can say college fee concession, or you also can say bus registration card, train registration card. These are the some names for these applications. Okay. So today we learn how we request to the principal or somebody else to give us some concession in the school fee and the charges that are drawn to us. जो चार्जेस हमसे लिए जाने हैं उनसे थोड़ी बहुत अगर हमें छूट चाहिए तो छूट के लिए हमें किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है आज हम इसी पे अध्ययन करेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम एप्लीकेशन को प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बात ये रहती है कि हमें जो लर्न होते हैं वो लिखते हैं, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हम घर से एक चीज लर्न करके गए, हमने एक शब्द देखा कि फी कंसेशन की है या ये लाइब्रेरी से बुक इश्यू करने की है या री एडमिशन की है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि री एडमिशन किस आधार पर लिया है। जैसे आप बीमार हो गए थे, नाम कट गया तब था, या आप स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था तो तब एप्लीकेशन लिखनी है, या आपने टीसी कटवा ली थी कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लेकिन एडमिशन हुआ नहीं, अब वापस आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसलिए तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी उसी के मार्क्स मिलेंगे, नहीं कि जो हम लर्न करके गए और हमने लिख दी वो नहीं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर बीकानेर। योर फादर इज ए फार्मर। ये हमें नोट करने की चीज है। अब यहाँ आ सकता है कि माय फादर इज ए कलरक भी आ सकता है, तो आपको वहाँ पे कलरक की मेंशन करना है। ओके, तो फादर है तो फादर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होगी, कलर है तो कलर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होगी। इट डिड नॉट रेन दिस ईयर, अब ये इससे मैच करता है। फार्मर तो फार्मिंग का ज्यादा कार्य रेन पे डिपेंड करता है, तो रेन हुई नहीं, साल बारिश हुई नहीं थी। यू आर फोर सबलिंग्स, आप छोटे बड़े पांच चार भाई बहन हैं। ऑल आर स्टडिंग, ये तो आपका मैटर है। अब आपको करना क्या है इस लैंग्वेज का, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टिंग स्कूल फी। तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको स्कूल फीस से कुछ एग्जाम दें, कुछ छूट दें। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। हमें एज ए फार्मर नोटिस करते हुए एक एप्लीकेशन लिखनी है और फीस के एग्जाम्पशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। सो दिस एप्लीकेशन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखनी है, सबसे पहले टाइटल दिया जाएगा, यही होगा। अब यहाँ तो ध्यान देने की बात है, ये चीजें बड़ी होनी चाहिए, प्रिंसिपल में पी बड़ा होना चाहिए। अभी भी मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि लोग प्रॉपरली नहीं लिख पाते, ये पी को छोटा लिख देते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड हो, जैसे स्कूल में सबसे हेड जो पोस्ट होती है प्रिंसिपल हेडमास्टर की होती है, डायरेक्टर की होती है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है उनके पद नेम को, पोस्ट का फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, बाकी के नहीं लिखे जाते। जैसे टीचर स्कूल में होते हैं इनके फर्स्ट लेटर बड़े नहीं लिखे जाते हैं। मैनेजर में एम बड़ा लिखा जा सकता है, ओके, लेकिन क्लर्क का नहीं लिखा जाएगा, है ना। स्कूल में प्रिंसिपल का लिखा जाएगा। मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन्हीं के अक्षर बड़े लिखे जाएंगे, लेटर्स बड़े लिखे जाएंगे। तो हेड जो होता है उसके जैसे कैप्टन, प्लेयर तो खूब होते हैं लेकिन कैप्टन एक ही होता है ना। तो इनके सब के लेटर बड़े लिखे जाते हैं, इनको हमेशा दिमाग में रखना है हर जगह। ये न केवल एप्लीकेशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन में ही इनको बड़ा लिखेगा, हर जगह इनको बड़े अक्षर में ही लिखा जाएगा, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा। नाउ सेकंड, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपको प्रिंसिपल जिसमें है इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम है।
अगर आप मैनेजर को लिख रहे हैं तो उस बैंक, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, और कुछ भी लिख रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम 2 नंबर पे लिखना होता है। नेक्स्ट, यहाँ की कोमा पुट करनी है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का नाम इतना ही है, इससे आगे नहीं है। अगर आप तिलक नगर से साथ में जोड़ देते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर, तो इसका मतलब तिलक नगर स्कूल का नाम है, जबकि तिलक नगर स्थान का नाम है। तो यहाँ कोमा लगने से ये होता है कि इतना इंस्टीट्यूट का नाम इतना ही है और ये सिर्फ स्थान है। अब ये तिलक नगर आ गया, तिलक नगर के बाद में बीकानेर आ गया, ये सब स्थान है। अब यहाँ डेट पुट कर देंगे, डेट पुट करने का एक तरीका फॉलो करें। डेट कई तरीके से लिखी जाती है, इस बात का ध्यान दें। कई 3-4 तरीके होते हैं डेट लिखने के। आप ऐसे लिख सकते हो अगस्त 23rd कोमा लगा के लिख सकते हो, है ना? ऐसे लिख सकते हो, और भी कई तरीके होते हैं, स्लैश लगा के लिखते हैं। लेकिन कोई एक मेथड को आप ले लीजिए, आप अपने जनरल रफ नोटबुक में भी अगर डेट लिखते हैं, तो जिस तरीकों को आपने एक्सेप्ट किया है, हमेशा उसी मेथड में लिखें, जिससे कि आपकी कभी गलती नहीं होगी। हम करते क्या हैं, हम डेट जो है अपने तरीके से लिखते हैं हमेशा, और जब एग्ज़ाम में लिखने का टर्न आता है, तब सोचते हैं कि कौन-सा तरीका अपनाऊँ? हमें एक भी लर्न नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? तो एक चीज़ को हमेशा पकड़ के रखिए कि मुझे हमेशा ऐसे लिखनी है। जितने भी डेट लिखने के मेथड है, सब इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके से लिखने से अच्छे मार्क्स आएँगे या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सब इक्वल है, लेकिन किसी एक मेथड को हमेशा फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा ये रहता है। नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन ऑफ स्कूल फीस। आपको स्कूल फीस में एग्जाम्पशन करवाना है। आप यहाँ हो सकता है कि स्पोर्ट्स फीस में एग्जाम्पशन करवाएँ, ऐसा भी कर सकते हैं, या स्कूल लाइब्रेरी फीस में एग्जाम्पशन करवाएँ, ऐसा भी हो सकता है ना? और एक्टिविटी फीस में एग्जाम्पशन चाहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप स्कूल फीस में एग्जाम्पशन चाहते हैं। आगे एग्जाम्पशन और छूट, कंसेशन भी कह सकते हैं। यहाँ वर्ड एक कंसेशन भी आ सकता है, तो इसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं हो, कंसेशन और एग्जाम्पशन एक ही है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, ये मैंने कहा था। सैल्यूटिंग, सैल्यूटेशन ये है, इसमें आर बड़ा होगा, एस बड़ा होगा, एम बड़ा होगा। यहाँ पे हमें कोमा रखनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बिना रॉन्ग हो जाएगा। एप्लीकेशन की लैंग्वेज वेरी कर सकती है, अलग-अलग हो सकती है सभी लोगों की। लेकिन पैटर्न में कौन सा अक्षर कहाँ के कैसे लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा, ये हमेशा सेम रहता है और इसी को ही नोट किया जाता है। नाउ एप्लीकेशन शुरू करते हैं हम। बॉडी मैसेज है ये, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। मैंने आपको कहा था जब भी एप्लीकेशन शुरू करें, जब भी हम लेटर शुरू करें, उसमें सबसे पहले ऑफिशियल लेटर जितने भी होते हैं, उनमें सबसे पहले कुछ ना कुछ अपने बारे में ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ वो होगी नहीं। मतलब उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, पढ़ने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन हैं, क्यों लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें आप, जैसे यहाँ दिया गया है ना। आगे इतने बताया, आई हैव बीन ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, है ना? हमें स्कूल की फीस माफ़ करवानी है, तो हमें अपनी कुछ ऐसी क्वालिटी बतानी है, जिससे कि आपकी स्कूल फीस माफ़ करने के पीछे प्रिंसिपल सर के पास में एक लॉजिक हो। उन्हें लगना चाहिए कि वास्तव में अगर हम स्कूल फीस माफ़ भी करेंगे, तो ये बच्चा अच्छा पढ़ेगा और इससे इसको फ़ायदा होगा, ऐसा लगना चाहिए। हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो आप रेगुलर हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, रेगुलर आते हैं स्कूल, रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं, स्कूल के नॉर्म्स को फ़ॉलो करते हैं। लास्ट ईयर फिर आपको एक और चीज़ लिखनी है, आई टॉप्ड द स्कूल विद 98.67 परसेंटेज। यहाँ तक ये 3 सेंटेंस आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं। ये जो मैं एप्लीकेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये 9th से लेकर के 12th के स्टैंडर्ड तक की है। जैसे छोटी जो क्लास के बच्चे हैं, इसमें एक आध सेंटेंस को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। हालाँकि कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी अगर वो कम करना चाहें, तो उसको कम कर सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर, ऐसा हो सकता है, ओके? क्योंकि लैंग्वेज जैसे यहाँ 3 सेंटेंस इंट्रोडक्शन के हैं, तो आप यहाँ 2 कर लें, तो भी चलेगा, ओके? देन माय फादर इज़ ए फार्मर होगा यहाँ पे। माय फादर इज़ ए फार्मर एंड इट डिड नॉट रेन दिस ईयर, और इस साल बारिश भी नहीं हुई। ये तो क्वेश्चन से लिया पार्ट है। वी आर फोर सिबलिंग्स, ये भी पेपर से लिया हुआ है। ऑल आर स्टडिंग, माय फादर कांट पे स्कूल फीस, ये जो सब चीजें आपने बताई है, इन सब का रिजल्ट ये है कि आपके फादर स्कूल फी पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इस साल बारिश नहीं हुई। आप 4 भाई-बहन हैं, पढ़ रहे हैं, सभी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न्स हैं। इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं। सो माय फादर कांट पे स्कूल फी दिस ईयर, माय ग्रैंडपेरेंट्स डिपेंड्स ऑन हिम, और मेरे ग्रैंडपेरेंट्स जो है ना, वो भी मेरे फादर पे डिपेंड करते हैं। हम हमारा परिवार बड़ा है, 4 सिबलिंग्स हैं हम।
बारिश हुई नहीं। हमारे जो दादाजी हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो क्या है कि उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, उनको भी मेडिसिन है और भी उनके चार्जेज़ हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दीज़ आर सम पॉइंट्स वी हैव नोटेड इन एप्लीकेशंस, इन सब का ध्यान रखना है। आपकी लैंग्वेज वेरी कर सकती है, लेकिन इन इस तरह की बातें एप्लीकेशन में वो बात लिखें जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करे। यदि यहाँ आप कुछ और चीज़ लिखते हैं तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। इन चीज़ों को लिखें। देन क्लोजिंग लाइन प्लीज़, मैंने कहा था प्लीज़ की फर्स्ट लाइन हमेशा यहीं से लिखी जाएगी। पी बड़ा लिखा जाएगा। प्लीज़ लुक इनटू माय मैटर एंड डू द नीडफुल एट द अर्लीएस्ट। ये क्लोजिंग लाइन हो गई। अब ये यहीं फिनिश हो जाएगी। थैंक यू यहाँ नई लाइन से लिखा जाएगा। ये हमेशा थैंक यू ही होगा, कभी भी थैंकिंग यू नहीं होगा। थैंकिंग यू के पैटर्न में कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। थैंक यू हम हमेशा कहते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं, तो क्या आप उसे थैंक यू बोलते हैं? कभी किसी को सुना है कहीं बोलते हुए थैंक यू? तो ये आप बोल ही तो रहे हैं। आप फेस टू फेस में बोल करके आप एप्लीकेशन के माध्यम अपना मैसेज करें, तो वहाँ थैंक यू कैसे आ सकता है? और थैंक यू एक सेंटेंस का पैटर्न है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मेन वर्ब सबसे पहले आती है, जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है ना? सजेशन है, इस तरह की फीलिंग आती है, कम हियर, गो देयर, डू इट, हेल्प मी, लिसन मी। इस तरह के सेंटेंस उसी कैटेगरी में आते हैं और ये वही सेंटेंस है। नेक्स्ट है योर्स ओबीडिएंटली। अब यहाँ भी ध्यान देना है, योर्स हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, इसके ऊपर कॉमा नहीं लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। नेचुरली ऐसा हम सीख लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइड में यही लिखा हुआ मिलता है, वो जो कि रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन है एक, और ये क्वेश्चन आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो बढ़िया स्टैंडर्ड जो एग्जाम जो होते हैं आरपीएससी के, राजस्थान बोर्ड के, सेंट्रल बोर्ड के, है ना, केवीएस स्कूलों के, एनवीएस के, उन एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है ना? ओबीडिएंटली के बाद में कॉमा पुट करें, ओबीडिएंटली की स्पेलिंग देखिए, इसमें 9 लेटर होते हैं, ये ध्यान रखें, है ना? OBEDIENTLY नहीं 10 होती हैं इसके अंदर, है ना? तो इसका भी ध्यान रखिए, यहाँ कोमा करनी है। फिर अपना जिसने एप्लीकेशन लिखी उसका एड्रेस यहाँ आएगा। स्कूल में है तो आपको अपने घर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना? अब घर का एड्रेस उसमें लिखना होता है, जैसे आप स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट मँगवा रहे हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन अब स्कूल छोड़ दी, आपने 12th पास कर दी, है ना? अब आप अपने घर पे हैं, लेकिन अब आप स्कूल से कलेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट थे उनको आप लेना चाहते हैं। यदि आप स्कूल रेगुलरली नहीं आते हैं और घर पर मँगवाना चाह रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं इस जगह। यदि आप स्कूल रेगुलर आते हैं, तो आपके घर का एड्रेस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्लास का नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, अपना नाम लिखना है, इतने से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये हमें हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें एड्रेस लिखना है या क्या करना है। तो यहाँ तो स्कूल में बच्चा स्कूल फीस की माफ़ करने की बात कर रहा है, इसका मतलब स्कूल में पढ़ता है ना? जब स्कूल में पढ़ता है तो हमें एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस वे, दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एप्लीकेशंस। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं भी समझ में आई है, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। I will personally obey your comments and reply. Thanks for watching. Have a nice day. We will meet in next video. Thanks for lot.